देश में बेरोजगारी की समस्या विकराल होती जा रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताजा रिपोर्ट कहती है कि देश के 90 करोड़ कामगारों में आधी आबादी यानी करीब 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो योग्यता के मुताबिक नौकरी नहीं मिलने से परेशान हैं और उन्होंने रोजगार ढूंढना ही बंद कर दिया। लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो हमें बताती है वो ये बताती है कि कितने लोग हमारी कुल कामगार आबादी में से दरअसल नौकरी ढूंढ रहे हैं और ये अब कुल कामगार आबादी के 40% के आसपास रह गए हैं। इस आबादी में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। योग्यता के बावजूद सिर्फ 9% महिलाओं के पास ही रोजगार है। बेरोजगारी की ये समस्या कोरोना महामारी के बाद ज़्यादा बढ़ी है। हालांकि महामारी से पहले भी नोटबंदी ने बेरोजगारी की समस्या को बढ़ाया था। रिपोर्ट कहती है कि 2017 से 2022 के दौरान कुल श्रम भागीदारी दर 46% से घटकर 40% पर आ गई है और दरअसल अगर एग्जैक्ट बताऊं तो 39.5 आ गई है। सर, एलपीआर रेट में ये कमी कितनी पुरानी है? ये ताज़ा आंकड़ा है, आपको लगता है ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो लगातार होता जा रहा है और लेबर मार्केट पे लगातार इसको हिट मिल रहा है? शुभम, ये बेकारी पर जो हम आज चिंता देख रहे हैं, दरअसल ये हमारी स्थायी चिंता होनी चाहिए थी। अगर आप सिर्फ लेबर पार्टिसिपेशन रेट को देखें, एलपीआर को देखें, यानी रोजगार की उम्मीद रखने वालों की उम्मीद, तो ये उम्मीद के खत्म होने का आंकड़ा है। और 2016 में नोटबंदी से पहले शुभम भारत की एलपीआर 53% थी, यानी 100 में से 53 लोग जो थे वो रोजगार योग्य लोग जो जिसको आप कार्यशील आबादी कहते हैं वो रोजगार मांग रहे थे, और अब घटकर वो 40% रह गई। इसमें अगर इस पूरी चर्चा में अगर हम कोविड पर ये सारी तोहमत थोप देंगे तो हम भारत के बेरोजगारों के साथ अन्याय करेंगे, क्योंकि भारत में बेरोजगारी की और लेबर पार्टिसिपेशन रेट गिरने की और नौकरी ना मिलने की उम्मीदें टूटने का सिलसिला कोविड का वायरस आने से काफी पहले से शुरू होता है। और इसलिए 2018 में एनएसएसओ ने भारत में यह बताया था कि भारत में बेकारी की दर 45 साल के रिकॉर्ड स्तर पर है। तब भारत की जीडीपी माइनस में या नेगेटिव नहीं थी, तब भारत की आर्थिक विकास दर 7.5-8% के 7%, 6.5-7% के आसपास थी। उस समय भारत में बेकारी की दर रिकॉर्ड पर थी। यानी एलपीआर का जो असर हमने 2016 में देखा था, जो नोटबंदी के बाद के साथ शुरू हुआ, उसके बाद जीएसटी का असर छोटे उद्योगों पर पड़ा, वो 2018 में बेकारी के विस्फोट के रूप में सामने आ चुका था। दरअसल हम बहुत गहरी गंभीर बेरोजगारी में कोविड आने से पहले फंस चुके थे। कोविड ने तो हमें उससे और नीचे ले जाकर गिरा दिया। तो एक फैक्टर समझना जरूरी है कि भारत में रोजगार की उम्मीदें टूटने की प्रक्रिया काफी लंबे समय से चल रही है। सर, एक सीधा सवाल मेरा ये था कि लॉकडाउन लगा, कोविड आया, लॉकडाउन लगा, काम धंधे बंद हो गए, जो ज़्यादा लोग थे वो बेरोजगार हो गए। अब तो काम धंधे शुरू हो गए हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में देख रहे हैं कि हम प्री कोविड लेवल छू जा रहे हैं। ट्रेवलर्स की संख्या देख लीजिए, पावर कंजम्पशन देख लीजिए, फिर ये नौकरियां लौट क्यों नहीं रही हैं? हाँ शुभम, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और हमें यहाँ भारत के रोजगार बाजार की तस्वीर देखनी चाहिए, जो सरकारें आपसे कभी चर्चा नहीं करती हैं, सवालों का जवाब नहीं देती। भारत के रोजगार बाजार में 60% कारपोरेट नौकरियां, कंपनियों की नौकरियां, जिसमें अलग अलग स्तर पर हो सकती हैं, एक सामान्य लो लेवल मैनेजर से लेकर और टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव तक की 60% नौकरियां केवल 5 इंडस्ट्रीज से आती हैं, 5 उद्योग और सेवाओं से आती हैं। इनमें सूचना तकनीक है, इसमें बैंक है, इसमें ऑटोमोबाइल है, इसमें हेल्थ केयर है और इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहां से आपके संगठित क्षेत्र के कॉर्पोरेट जॉब्स आते हैं। सरकारी नौकरियों को हम अलग कर देते हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स आते हैं। इनमें भी शुभम 39% के आसपास कॉर्पोरेट जॉब्स केवल फाइनेंशियल सर्विसेज में है, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में। केयर रेटिंग्स की रिपोर्ट आई थी जब 2021 में भारत में बेकारी का विस्फोट हमने देखा था कोविड से आने के बाद। इनको अगर आप अलग निकाल दें, इनकी नौकरी में गतिविधियों में थोड़ी बढ़ोतरी हमें दिखाई देती है। जैसे ही जॉब्स खुलने शुरू हुए, बाकी लोगों का आना शुरू हुआ तो थोड़ी बहुत नौकरियां यहां आना शुरू हुई हैं। जैसे हमने देखा आईटी सेक्टर में, तो आपको कुछ अच्छी खबरें चमकती हुई अखबारों में दिख जाएंगी कि नई हायरिंग हो रही है। बट ये पूरी हायरिंग भारत के बेरोजगारी स्पेस का बहुत छोटा हिस्सा है, क्योंकि भारत में केवल संगठित क्षेत्र की में जो नौकरियां हैं वो मुश्किल से 47 करोड़ हैं। 47 करोड़ लोग ऐसे हैं जो संगठित और कॉर्पोरेट नौकरियों का हिस्सा हैं, और इनमें केवल 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पीएफ और बाकी उस व्यवस्था में आते हैं। तो जब संगठित क्षेत्रों को आगे निकाल दें शुभम, तो उसके 2 हिस्से ऐसे बचते हैं जहां से भारत की अधिकांश जॉब्स आते हैं, और वो दोनों हिस्से कोविड के दौरान टूट गए और वहां रोजगार वापस नहीं लौटे। पहला हिस्सा था जो सेमी स्किल्ड लेबर्स को जगह देता था, वो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी और स्मॉल बिजनेसेस थे। स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल बिजनेसेस, इसमें ट्रेड था, जिसमें बहुत सारी सर्विसेज थी, उद्योग थी। इनकी बुरी दशा हो गई और हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इन छोटे उद्योगों में काम नहीं लौटा, कारोबार नहीं लौटा। और दूसरा हिस्सा जो भारत में
अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर को काम देता था वो सर्विसेज थी, ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, लॉजिस्टिक्स, सामान परिवहन। ये दूसरा हिस्सा था जो बुरी तरह टूटा। तो ये दोनों हिस्से जिन पर कोविड ने सबसे ज्यादा असर किया था, उन दोनों हिस्सों में नौकरियां वापस नहीं लौटी। नौकरियां एक सीमा से तक रिकवरी के बाद वापस न लौटने के बाद हमने ये देखा, इसका दूसरा चेहरा देखा कि लोग वापस मनरेगा की तरफ पहुंच गए। और इसलिए हमने रूरल एरिया में जो सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड तक लेबर था, जो ड्राइविंग का काम भी जानता था, वो जाकर मनरेगा में काम करने लगा। वहां हमने डेली वेजेस कर्मचारियों की बढ़ोतरी और जॉब की मांग ज्यादा देखी। लेकिन दो बड़े सेक्टर से जहां जॉब्स लौटने की उम्मीद थी, वहां जॉब्स नहीं लौटे। और ये इसको समझने के लिए आपको आंकड़ों की जरूरत नहीं शुभम। आप अपने आसपास कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज देख लीजिए, अपने आप ट्रेड की एक्टिविटीज देख लीजिए, अपने आसपास रिटेल की एक्टिविटीज देख लीजिए। ये सारी जो गतिविधियां थी जहां सबसे ज्यादा जॉब्स आते थे, उनमें वो रिकवरी अभी तक नहीं आई है जो रिकवरी हमें ऊपर से बड़े आंकड़ों में दिखती है। और फिर हम वही वापस आते हैं कि जो के शेप रिकवरी है, उस के शेप रिकवरी में ऊपर कारपोरेट नौकरियां हैं और नीचे वाले हिस्से में ये नौकरियां हैं जहां से एलपीआर या लेबर पार्टिसिपेशन रेट की गिरावट या नौकरियां मिलने की उम्मीद खत्म होती दिखती। तो जो नीचे बड़ा बेस था पिरामिड का, जो सबसे बड़ा बेस था, वहां रोजगार के बाजार में कोई हलचल, कोई बदलाव नहीं है अंततः। तो ये आंकड़ा हमें लोगों की हताशा का संकेत देता है। सर, एक और मेरा सवाल है छोटा सा कि आरबीआई से लेकर वर्ल्ड बैंक तक और एस&पी मूडीज से लेकर भारत की एजेंसियों तक सबके अनुमान है कि भारत में जो आर्थिक विकास दर है 7-7.5% के आसपास रहेगी। सबके अनुमान इसी के इर्द गिर्द हैं। क्या 7.5% की आर्थिक विकास दर भारत की बेरोजगारी का ये जो मौजूदा चेहरा है, इसे अच्छा करने में, बेहतर करने में मददगार होगी? अब हम दूसरे, यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है शुभम, और अब हम बड़े ट्रैप में चले गए हैं बेरोजगारी को लेकर। हमने एक अजीब सा दौर देखा जो दुनिया की किसी अर्थव्यवस्था में नहीं दिखाई देता। भारत में 2017-18 में बेकारी दर, जो हमने जैसे एनएसओ के आंकड़े का जिक्र किया, बेकारी दर 45 साल के सर्वोच्च स्तर पर थी, 6.1% के आसपास थी, और फरवरी में 8.75% के पर आ गई। भारत दुनिया की अकेली अर्थव्यवस्था है जिसमें ग्रोथ बढ़ने के साथ बेकारी बढ़ी है। आमतौर पर यह फिनोमेना नहीं होता। जब आपके यहाँ आर्थिक विकास दर बढ़ती है या तरक्की बढ़ती है, आंकड़ों में भी सरकार दिखाती है, तो लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। पर अगर आप पिछले 10 सालों में भारत की ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को साथ साथ देखें तो आपको दिखाई देगा कि दोनों, अगर ग्रोथ भी बढ़ी तो नौकरियां भी बढ़ी। यानी हम जितनी आर्थिक विकास दर पैदा कर रहे थे, उतनी नौकरियां हम पैदा नहीं कर पा रहे थे। यह स्थिति थी कोविड आने से पहले। उस समय हमारा आकलन यह था कि भारत को 2030 तक करीब 90 मिलियन नए रोजगार जोड़ने पड़ेंगे। उन लोगों, इसमें वो लोग जो नई लेबर फोर्स पढ़ लिख कर या ट्रेन होकर आ रही है, और दूसरा हमको एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर से निकाल कर, मनरेगा वाले जो मजदूर हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर का बेस छोटा है और उस पर बहुत सारे लोग निर्भर हैं, उन्हें बाहर निकाल कर इकोनॉमी की मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। तो हमें 90 करोड़ के आसपास नौकरियों की जरूरत होगी। अब हम जहां खड़े हैं वहां 7.5% की विकास दर तो हमारी उस रोजगारों की जरूरत को भी पूरा नहीं कर सकती जो कोविड से पहले थी। अब तो कोविड के बाद भारत की आर्थिक विकास दर को डबल डिजिट और उससे ज्यादा अगर वो नहीं हुई तो हम वो बैकलॉग ही पूरा नहीं कर सकते हैं। वो नौकरियां जो लौट के फिर नहीं आई, पहले तो हमें उन नौकरियों को वापस लाना पड़ेगा जो लोग खिसक कर काम करते करते बेरोजगारी में पहुंच गए। इसमें महिलाओं की संख्या काफी बड़ी है। इसमें मिडिल क्लास में सबसे ज्यादा जॉब लॉसेस पिछले 2 साल में हुए। ऐसे लोग जो मिडिल क्लास की सीमा पर या फ्रिंज पर बैठे हुए थे, वो बेकारी में खिसक गए। तो पहला तर्क तो ये, पहली जरूरत तो ये कि आपकी ग्रोथ सस्टेनेबल हो, इतने समय तक रहे कि जो गई हुई नौकरियां हैं वो वापस आ जाएं, और उसके बाद जो नए लोग जुड़ रहे हैं बिल्कुल जॉब्स में, वो आए। और इसीलिए एलपीआर हमें बताती है कि अगर आप किसी सामान्य व्यक्ति से बात करिए जो रोजगार तलाश रहा है, उसकी समस्या यह है कि जब तजुर्बेकार लोग, काम करने वाले लोग, अनुभवी लोगों को काम नहीं मिल रहा है तो नए को कौन काम देगा, क्योंकि जिनके पास काम था उनका भी काम खत्म हो गया। और ये उस हताशा का या उस निराशा का संकेत है एलपीआर के आंकड़े में या लेबर पार्टिसिपेशन रेट के आंकड़े में जो हमें दिखाई दे रहा है। और अभी हमने इस पर चर्चा नहीं की है कि कोविड के बाद भारत में औसत वेतन दर निचले रोजगारों में कितनी तेजी से टूटी है। लोगों को जितना पैसा कोविड से पहले काम के लिए मिल रहा था, छोटे छोटे कामों के लिए भी मिल रहा था, उससे कम पैसा मिल रहा है, क्योंकि काम करने वाले लोग ज्यादा हैं और जॉब्स लिमिटेड हैं। और इसलिए मार्केट का जो बैलेंस है वो सप्लाई साइड की तरफ है, लेबर की सप्लाई के कारण। तो वो एक दूसरी चुनौती जो भारत के वेजेस रेट में दिखाई देती है। बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अंशुमान जी ने कही वो ये कि नौकरी ना मिलना एक खराब खबर है,
लेकिन नौकरी ना मिलने से लोगों की जो हताशा इस हद तक आ जाना कि वो नौकरी ढूंढना ही छोड़ दें, ये ज़्यादा खराब खबर है।